जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने गूगल एड्स पढ़ लिया हुआ है, ज़्यादातर ने, है ना? किन्होंने नहीं पढ़ा बोला? एक आधे स्टूडेंट्स, एक आपका मत नहीं हुआ, मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गूगल एड्स नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, पढ़ना है हमने। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल इसका कोई कंसर्न नहीं है, बट देयर इज़ अ कंपैरिजन, ठीक है? मतलब आपस में रिलेट नहीं कह रहे, बट देयर इज़ अ कंपैरिजन। इनका एक कंपैरिजन है आपस में, उसको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, सर्च इंजन क्या है? सबको पता है, गूगल। गूगल जब खोलते हैं तो जो पेज हमें नज़र आता है उस पेज को हम बोलते हैं सर्प। जब हम गूगल खोलते हैं ना, चाहे मोबाइल से खोलें चाहे लैपटॉप से खोलें, तो हमें जो सा पेज नज़र आता है उस पेज को हम बोलते हैं सर्प। लाइक दिस। मैं अभी यहाँ आया तो मेरा ख्याल है मैंने खोल लिया हुआ है, इसे खोलें ज़रा। जी, ये जो पेज खुला आपको सामने नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं सर्प। ये वाला पेज जहाँ पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्प स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इस हिस्से को हम बोलते हैं जी। और कोई भी जब गूगल करता है, कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, किसी ख़ास जगह पर जाना चाहता है, तो वो गूगल खोल लेता है। इवन फेसबुक खोलना है तो मैं फेसबुक लिखूँगा, वो लॉगिन का पेज आएगा, मैं क्लिक करूँगा तो हम लॉगिन कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ भी करना हो हम गूगल ही करते हैं। और हम कहाँ पर आते हैं? सर्च पर आते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर आते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ज़रा देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर ना मैंने एक सर्च क्यूरी लिखी है। ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ, ये मेरी सर्च क्यूरी है। मतलब आम लोगों के लिए कोई भी जो टाइप करता है, ये क्या कहलाता है? सर्च क्यूरी। ये क्या कहलाता है? सर्च फ्रेज। ये क्या कहलाता है? सर्च टर्म। यानी कोई इसको कुछ भी कह सकता है कि जो कुछ भी आप जानना चाह रहे हैं वो यहाँ पे लिख रहे हैं, या आपका कोई क्वेश्चन है गूगल से जो आप लिख रहे हैं, इसको हम सर्च क्यूरी भी कहते हैं, इसको हम सर्च फ्रेज भी कहते हैं, और इसको हम सर्च टर्म भी कहते हैं। मगर गूगल के मुताबिक ये क्यूरीज कन्वर्ट हो जाती हैं बाद में कीवर्ड्स में। यानी गूगल कैसे इनको निकालता है बाहर? कीवर्ड्स की शक्ल में। मगर आम लोगों के लिए ये क्या चीज़ होती हैं? सर्च क्यूरीज होती हैं। सो मैंने पहली सर्च क्यूरी लिखी, शॉप रिस्ट वॉचेस नियर मी। चले जी, मैंने ना एक, सबको मेरी सर्च क्यूरी की इंटेंट तो पता लग ही रही होगी, है ना? क्या इंटेंट है भला? इस सर्च क्यूरी में मेरी इंटेंट क्या है? भाई मैं घड़ी खरीदना चाहता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ से करीब कौन लोग हैं जो घड़ियाँ सेल कर रहे हैं, तो मैं वहाँ से घड़ी एक बाय करना चाहता हूँ। ठीक हो गया? अब ज़रा इसको एंटर कर देते हैं। जैसे ही मैंने ये लिखा तो इसकी मुझे कुछ रिस्क नज़र आया। इसको ज़रा एनालिसिस करें। आज के लेक्चर में हम इंट्रो ले रहे हैं और हम एसईओ को समझना चाह रहे हैं और एसईओ की इम्पोर्टेंस को भी समझना चाह रहे हैं। और एसईओ को हम कंपेयर करने लगे हैं इसी तरह की एक दूसरे फ्लेवर के साथ, जो क्या है? एडजन। ठीक है? तो जैसे ही हमने अपनी सर्च क्यूरी लिखी है तो सबसे ऊपर क्या आया? क्या चीज़ आई सबसे ऊपर? ऐड आई। सबसे ऊपर लोकेशन नहीं आई। ये चीज़, ये क्या है? ये तो सर्च से रिलेटेड नहीं है ना। सबसे ऊपर क्या आया? कौन सा ऐड? कौन सा ऐड? स्पॉन्सर्ड ऐड। ठीक हो गया। ये कितने आते हैं? 4 गूगल ऐड आते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। 1 2, यहाँ पर तो 2 आ रहे हैं, मैक्सिमम 4 आते हैं। इसका मतलब क्या होगा? मे भी लो बजट में लोग एडवर्टाइज़ कर रहे हो, या मे भी कम लोग एडवर्टाइज़ कर रहे हो। ठीक है, तो इस वजह से इतने कम आए हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे क्या आया? दूसरे नंबर पर क्या आया? प्लेसेस।
ये क्या है भला, हमारे मॉड्यूल में कौन सा पार्ट है ये, कौन सा वाला पार्ट है? जिन्होंने ज़्यादा मॉड्यूल्स पढ़े वो बता सकते हैं। मैं क्या हमारे मॉड्यूल्स में से ये कौन से वाला पार्ट है? पहला पार्ट तो समझ आ गया ना, गूगल एड्स वाला पार्ट है। ये दूसरे वाला पार्ट कौन सा है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल वाला पार्ट है, जो हमने प्रोफाइल बनानी और रैंक करनी सीखी थी। तो अब हमें एल्गोरिदम समझ में आ रहा है कि गूगल का रिजल्ट एल्गोरिदम क्या होता है, कि जब भी कोई सर्च क्यूरी करता है तो गूगल का रिजल्ट एल्गोरिदम क्या है, मतलब रिजल्ट देने की तरतीब क्या है। सबसे ऊपर क्या आता है? ऐड। दूसरे नंबर पर क्या आता है? लोकेशंस। फिर तीसरे नंबर पर क्या आता है? ऑर्गेनिक वेबसाइट रिजल्ट्स। और मैंने टर्म इस्तेमाल किया है ऑर्गेनिक वेबसाइट रिजल्ट्स, जो कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। जरा नोट करने आपने कि इस क्यूरी के अगेंस्ट पहली वेबसाइट कौन सी आ रही है? अल-फतेह, और दूसरी ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, ओमेगा। ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, ऐड की बात नहीं कर रहे। मैं इसी क्यूरी को रिपीट करता हूँ। इस क्यूरी में ये जहन में रखें कि इस क्यूरी में एक टर्म ऐड की हुई है मैंने, और वो क्या है? नियर मी। इस नियर मी टर्म की वजह से हमें लोकेशंस नज़र आ रही हैं। अगर मैं इसमें से नियर मी हटा दूं तो शायद ये लोकेशन वाला पार्ट बीच में से ख़त्म हो जाएगा। चलें इसको दोबारा से सर्च करते हैं। पहला ऑर्गेनिक रिजल्ट कौन सा आ रहा है? अल-फतेह और ओमेगा का। क्लिक करें जी दोबारा। और पहली ऐड कौन सी आ रही है? चलें ये भी हमें पता लग गया, फ्लोरिस्ट 254। चलें इस पर क्लिक कीजिए दोबारा। अब देखते हैं क्या आता है। अब ऐड बढ़ा एक और, पहले भी दो ही थे मेरा ख्याल है, दो ही थे, ऐसे ही थे, ठीक हो गया। नीचे आए ज़रा, अल-फतेह और ओमेगा ही हैं। अब थोड़ा सा एल्गोरिदम ऊपर नीचे चेंज हुआ एड्स का। वो जो ऊपर ऐड आ रहा था वो नीचे चला गया, और जो नीचे वाला ऐड था वो ऊपर चला गया। लेकिन जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं उनको भी देखते हैं, स्टिल अभी भी सेम ही है। और हमने ये वाले रिजल्ट्स नहीं चेक किए थे। यहाँ रफ़ीक एंड सन्स पहले नंबर पे आ रहा है, ठीक है। फिर दोबारा से क्लिक करें, रफ़ीक एंड सन्स, अल-फतेह और ओमेगा। अब नोट करें कि जो ये वाले रिजल्ट्स आ रहे हैं ये फ्रीज में हैं, लेकिन जो ऐड वाले रिजल्ट्स हैं वो वेरिएबल हैं। फिर क्लिक करें, फिर ऊपर ही देखते हैं कब तक आते हैं ये रिजल्ट्स। इसे कॉपी करें और प्राइवेट विंडो में चले जाते हैं। ये वाली विंडो इनकॉग्निटो में चले, यहाँ ये सर्च करें, देखें जी क्या हुआ। अब रिजल्ट अभी नहीं आया, नीचे आए ज़रा, इसको ऑन कर लें पहले। लोकेशन कहता है एग्जैक्ट लोकेशन दिखाऊं, मैं कहा जी दिखाओ, मेरी लोकेशन के मुताबिक मुझे दिखाओ, क्योंकि मैंने नियर मी लिखा हुआ है। और इधर आए, फिर नहीं आया ऐड, नहीं आ रहा ना। वो बेसिकली वो मेरी लैपटॉप की कैश मेमोरी से लोड हो रहा था। ये जो मैंने अभी विंडो खोली है, प्राइवेट विंडो जो खोली है, ये कैश मेमोरी नहीं बनती। इसमें आप रिजल्ट्स देख रहे हैं, मगर जो रिजल्ट्स खुल रहा है वो आपकी डिवाइस पर सेव नहीं हो रहा। हिस्ट्री बनती है ना, इसमें हिस्ट्री नहीं बन रही है। तो वो क्या कह रहा था, वो तो मेरे उसकी हिस्ट्री बन रही थी, उन्हीं को पहले बार बार दिखा भी रहा था। फिर क्लिक करें जरा, चलें अब एक काम करते हैं, देखें अभी आ गया। ये मैंने कहाँ से ऐड को टारगेट किया? यूएसए से। कितने आए? 4। वॉचेज ऑफ अमेरिका और अमेजॉन, ऐसे ही है ना। दोबारा करें, ऊपर वाले ऐड भी देख लें क्या चेंज हो रहे हैं कि वही आ रहे हैं बार बार। वॉचेज ऑफ अमेरिका और अमेजॉन, पहली वाला ऐड है टाइम पीस, बदल गए।
और एक वक्त ऐसा भी आएगा उनके बजट के मुताबिक मुझे मेरे लिए जितने इम्प्रेशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर मुझे ऐड नज़र आना भी बंद हो जाएगा। बट स्टिल अब दूसरी आनी शुरू होगी ना ऊपर, फिर टाइम पीस आ गया। यहाँ पर आकर देखिए क्या आ रहा है, वॉचेज ऑफ अमेरिका। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है? लोकेशन नहीं आई इस दफ़ा। जो मैंने भी आपको एल्गोरिदम पहले बताया था, इस दफ़ा से प्लेसेस वाला एल्गोरिदम बीच में से निकल गया। क्यों निकला? क्योंकि हम लोकेशन क्यूरी में शामिल ही नहीं कर रहे। पहले हमारी क्यूरी में लोकेशन शामिल थी तो लोकेशन दिखा रहा था। अगर आपकी क्यूरी में लोकेशन होगी तो वो प्रेफरेबली आपको पहले क्या दिखाएगा? लोकेशन दिखाएगा। और अगर लोकेशन नहीं होगी तो फिर क्या दिखाएगा? एड्स और एसईओ के रिजल्ट्स। अब हमने गूगल एड्स पढ़ा था, उसमें हमने ये सीखा था कि भाई हम डेली जितना बजट रखते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने आज का बजट रखा 500 रुपया। सो गूगल ने मुझे कहा ओके, मैं आपको इस 500 रुपये पर तकरीबन इतने इम्प्रेशंस दे सकता हूँ। सपोज कर लें वो मुझे कहता है मैं आपको इस 500 रुपये में 150 इम्प्रेशंस दे सकता हूँ। गूगल एड्स में इम्प्रेशंस तो फ्री होते हैं, ठीक है, गूगल एड्स में इम्प्रेशंस तो फ्री होते हैं हमारे पास, लेकिन क्लिक्स पेड होते हैं। और जब मैंने 1000 लगाया तो उसने मुझे कहा कि आपका जो पर क्लिक है वो 50 रुपीज़ है। चलें थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं 100 है, तो सिंपल हमें समझ में आ गया कि 10 क्लिक्स के बाद क्या होगा? ऐड बंद हो जाएगा। बेशक मेरे पास 150 इंप्रेशंस भी थे, तो क्योंकि मेरा बजट ही कंज्यूम हो गया तो इसके बाद तो मेरा ऐड नज़र आ ही नहीं रहा उसको। जरा क्लिक करें इस ऐड पे, यानी मैंने ऐड पे क्लिक किया, आगे ऐड पे वापस आ जाते हैं। सीगा वाली वेबसाइट ही गायब हो गई है लिस्ट में से, हो गई ना? मैंने वंस उस पर क्लिक कर दिया ना, मैंने कहा वंस मैंने उस पर क्लिक कर दिया तो अब उसका इंप्रेशन मुझे नहीं मिल रहा, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मैं आपको 1000 रुपये में दूंगा 200 इंप्रेशंस। 200 इंप्रेशंस देगा पूरे ऐड के लिए। ये ऐड कहाँ पर चल रहा है भाई? यूएसए में चल रहा है। यूएसए तो बहुत ही बड़ा है, तो एक बंदे के हिस्से में कितने के इंप्रेशंस आएंगे? सबको दिखाना है ना जब भी कोई सर्च क्वेरी लिखेगा। अब मैं दूसरे ऐड पे भी क्लिक करता हूँ, ये दूसरे ऐड पे आ गया। चलिए जी अब जरा फिर इसको रिफ्रेश करें। अब बिल्कुल तीसरा ऐड आ गया अब कोई और, यानी उसको पता, उसके एल्गोरिदम को समझ आती जा रही है कि मैंने एक ऐड देख लिया, अब वो मुझे कुछ और दिखा रहा है रिपीट करके। लेकिन ये कब तक आएगा? इन्फिनिट तो नहीं दिखाएगा, इन्फिनिट टाइमिंग्स में तो नहीं दिखा सकता ना। लेकिन ये वाला जो रिजल्ट है, अब जरा इस पर भी क्लिक करके देखें वंस, इस पे अल-फतेह पे क्लिक किया जी हमने, अब ये अल-फतेह की वेबसाइट खुल गई। बैक करें, फिर पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, देखें जरा पहली वेबसाइट कौन सी आ रही है। फिर इस वेबसाइट को कोई यहाँ से चेंज नहीं कर सकता अनटिल कोई इस जैसी एसईओ दोबारा ना कर ले। इसका कंपटीटर कोई आएगा, ये ऐड नहीं है, ये इस पोजीशन पर आने के लिए गूगल को पे नहीं कर रहा, ये इस पोजीशन पर आने के लिए गूगल के एल्गोरिदम्स को फॉलो कर रहा है। इसके लिए उसने एक पैनी भी पे नहीं किया गूगल को। ऊपर जो है ये तो पे कर करके ही हम आ रहे हैं ऊपर, यहाँ पर तो हम पे करके ही आ रहे हैं। जब अगर मेरा बजट खत्म, मेरा ऐड नज़र नहीं आएगा। अगर आप वॉचेस सेल कर रहे थे, आज के दिन में आपको 5 क्लिक्स मिल गए, आपका बजट खत्म हो गया, पहले आपका ऐड दिख रहा था, अब आपका ऐड दिखना बंद हो जाएगा। सो अब हमें एल्गोरिदम समझ में आ गया
कि बेसिकली तरतीब तो ये होती है ऐड, लोकेशन और ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। ऐड क्या है? गूगल ऐड। लोकेशन क्या है? अगर आपकी प्रोफाइल बनी हुई है और आपने उसको रैंक भी किया हुआ है तो आप पहले नंबर पे आ रहे होंगे, नहीं तो अमंग 3 आ रहे होंगे। और अगर आपने अपनी वेबसाइट की SEO की हुई है तो फिर आप उसके बाद आएंगे। और जब एड्स नज़र आना बंद हो जाएंगे तो फिर क्या आएगा? फिर तो SEO रिजल्ट्स ही आएंगे ना, फिर तो सिर्फ SEO रिजल्ट्स आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि SEO रिजल्ट्स इन्फिनिट यानी अनलिमिटेड टाइम्स पे नज़र आते रहेंगे। यहाँ पर कोई आज के इम्प्रेशंस डिसाइडेड नहीं है, सर्च क्यूरीज पर डिपेंड करते हैं। लोग जितनी दफ़ा सर्च करेंगे उतनी दफ़ा आप ही नज़र आएंगे। जैसे अभी मैं एक और सर्च क्यूरी लिखने लगा, जी देखा लिखा है मैंने, लिखा है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। तो इसके ऊपर एक वेबसाइट आ गई है, पहले नंबर पर आ गई है। फिर करें इसको। पहली बात तो यह कि ऐड ही नहीं है, यहाँ पे नहीं है ना। इसको मैं 1000 टाइम भी क्लिक करूंगा तो यही वेबसाइट ऊपर आने वाली है, बदलेगी नहीं। क्या वजह है कि इस सर्च क्यूरी पर ये वाली वेबसाइट रैंक हुई हुई है, यानी इस कीवर्ड के ऊपर इस वेबसाइट को हमने रैंक किया हुआ है। कैसे रैंक किया हुआ है? इस वेबसाइट की SEO की हुई है। सो इट इज़ SEO। आपको समझ में आ गया होगा कि SEO क्या चीज़ है। वेबसाइट को पहले पेज के पहले नंबर पर, दूसरे तीसरे पर लाने को हम SEO बोल रहे हैं। कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि हमने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है कि सर्च इंजन पर हमारी वेबसाइट प्रोमिनेंट हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, नीचे आते हैं ज़रा भाई, ये दूसरे नंबर की वेबसाइट, ये तीसरे नंबर की वेबसाइट आती जा रही हैं। दूसरे नंबर पेज पर जाएं, फिर वेबसाइट्स आ रही हैं, फिर यहाँ आएँ भाई, फिर वेबसाइट्स आ रही हैं ना। चौथे नंबर पर जाएं भाई, कोई इतनी दूर जाएगा सर्च करने के लिए तो मेरा ख्याल है कोई 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं वेबसाइट को भी नहीं देखता, वो अमंग फर्स्ट 5 देखता है या अमंग फर्स्ट 3 देखता है। ठीक है, पहले जो 3 होती हैं उन्हीं को वो कंसीडर करता है, बाकी को वो कंसीडर नहीं करता। सो ये वाला जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में हमने ये सीखना है कि वेबसाइट्स को रैंक कैसे करते हैं। अब हम पूरी की पूरी वेबसाइट को ग्लोबली रैंक करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो कंपैरिजन था SEO वर्सेस SEM एड्स, सर्च इंजन मार्केटिंग, जो हमारा गूगल एड्स था वो किस कैटेगरी में फॉल करता है? सर्च इंजन मार्केटिंग। यानी ऐड जो है वो मार्केटिंग है, और ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग है मतलब पेड है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन गूगल पेड नहीं है। पेड तो है, मतलब आप मुझसे SEO सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोगों को ये सर्विसेज फ्री देंगे, आप भी तो चार्ज करेंगे ना, मगर गूगल चार्ज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप किसी का ऐड लगाएंगे तो क्या आप चार्ज नहीं करेंगे? आप फिर भी चार्ज करेंगे, मगर एट द सेम टाइम गूगल भी चार्ज करेगा। इसका मतलब जो ऐड लगवाएगा उसने कुछ बजट गूगल को देने के लिए रखना है और कुछ बजट आपको देने के लिए भी रखना है, क्योंकि आप उसकी ऐड रन करने लगे हुए हैं। लेकिन जब SEO होगी तो SEO के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए कोई पैसे नहीं हैं, सारे के सारे पैसे ऑप्टिमाइजर्स के हैं। SEO एक्सपर्ट को पैसे मिलेंगे। समझ में आया? अब दूसरा क्या था? SEO वर्सेस SEM। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई एड्स की मौजूदगी में SEO का क्या फ़ायदा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका जवाब भी जहन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतनी देर से हम इसका जवाब ही डिस्कस कर रहे थे। मैं कहा इतनी देर से हमने जो इसको स्टार्टअप किया है यहीं से किया है। SEO वर्सेस SEM यहीं से हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी से कहोगे कि भाई मुझसे SEO करवा लो, तो वो कहेगा भाई मैं तो एड्स लगवा रहा हूँ, मुझे SEO की क्या ज़रूरत है।
तो आप उसे कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई एसईओ इज समथिंग एल्स, एड्स इज समथिंग एल्स? क्या आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है कि नहीं है? हाँ जी, ऐड जो है ना, ऐड की कोई लाइफ टाइम है, एसईओ का कोई लाइफ टाइम नहीं है। ऐड का लाइफ टाइम क्या है? आपका बजट। जैसे ही आपका बजट कंज्यूम हुआ, आपका ऐड नजर आना बंद हो जाएगा। अब वो लो बजट होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि 1 घंटे में ही कंज्यूम हो जाए, और बाकी के जो आपके वर्किंग आवर्स हैं उसमें तो आपका ऐड नजर ही नहीं आएगा। मगर एसईओ का क्या फायदा है? अगर आपने वेबसाइट को रैंक कर लिया, जब एड्स नजर आने बंद हो गए तो आपकी वेबसाइट्स ऑर्गेनिक, एसईओ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। एड्स को हम क्या बोलते हैं? पेड रिजल्ट्स। सो पेड रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यानी अगर अभी हमने यहाँ पर देखा था, क्या देखा था भला? एक वेबसाइट क्या लिखा था मैंने? रिस्ट वॉचेस, रिस्ट वॉचेस इन यूएसए, आई थिंक सो, यही लिखा था मैंने, कुछ ऐसे ही लिखा था ना, दोबारा मैंने लिख दिया। ये आप, मैं यूएसए क्यों लिख रहा हूँ? ये मैंने गूगल एड्स में भी डिस्कस किया था आपसे। इसलिए कि पाकिस्तान के जो एड्स हैं हम ज़्यादातर मोबाइल डिवाइसेस पे रन करते हैं। बाहर जो हैं वो लोग मोबाइल डिवाइसेस पे भी प्रेफर करते हैं और लैपटॉप्स पे भी प्रेफर करते हैं, इसलिए उसके ज़्यादा एड्स नज़र आने के चांस हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ जी। ज़रा देखें कि ये वेबसाइट कौन सी है, इसको खोल लेते हैं। चलें, खुली गई है तो अच्छी बात है। ये वेबसाइट आ रही है ना, इसे करें कंट्रोल सी और वापस चलते हैं। जरा चेक करते हैं कि ये वेबसाइट वैसे कहाँ पर है। ये वेबसाइट अभी मैंने जो इसको यूआरएल लिया, ये कहाँ से उठाया यूआरएल इसका? ऐड से। ऐड तो चलेगा ना एक लाइफ टाइम की हद तक, इन्फिनिट टाइमिंग में तो तभी चलेगा जब मेरा बजट इन्फिनिट होगा। नहीं आ रहा ना? पहले पेज पर तो ये वेबसाइट ही नहीं है। चेक करें जरा, दूसरे पेज पर है। मैंने वेबसाइट का नाम ठीक लिखा है कि नहीं ठीक लिखा? चेक कर लें जरा। जी, ऐड में नजर आ रहा है। जरा फिर क्लिक करते हैं। 2 दफा कहता है ना, है ये। पहली दफा कहाँ आ रहा है? देखिए जरा, एक ऐड टॉप पर आ रहा है, एक ऐड बॉटम पर आ रहा है, मगर ये एसईओ रिजल्ट्स में ये वेबसाइट नहीं है। फिर वापस पहले पेज पर आकर भी चेक कर लें। चेक करें जरा, ऐड में नजर आ रहा है यूआरएल। ये मैंने फाइंड किया है कंट्रोल एफ करके, सिर्फ इस वेबसाइट को ढूंढने के लिए। नहीं आ रहा ना? ये आपको मैंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बताई है कि अगर आपने एसईओ की सर्विसेज देनी है किसी को, तो आप मार्केटिंग कैसे करेंगे भाई? कैसे क्लाइंट हंटिंग कैसे करेंगे? पता लगे ना क्लाइंट हंटिंग कैसे करेंगे। एक वेबसाइट है जो पहले नंबर पे आ रही है, इसको तो अभी हमने देखा, अब इसको बाद में चेक करेंगे कि क्या ये पहले 10 पेजेस में कहीं पर है भी कि नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका एसईओ सस्पेक्टेड क्लाइंट है। आप अगर इसको मार्केट करेंगे, अगर आप इसको अपना कोई प्रपोजल भेजेंगे और इसको बताएंगे कि जनाब ये आपका कंपटीटर है 3 जो टॉप पर आने लगे हुए हैं, लेकिन आप नहीं आ रहे, आप सिर्फ एड्स में आ रहे हैं, और अगर आप ऐड रन कर रहे हैं मिनिमम इतना भी डेली, तो आप एनुअल इतना पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा, जबकि वो लोग ये पे नहीं कर रहे हैं और वो सिर्फ एसईओ की वजह से पहले नंबर पर आने लगे हुए हैं। सो आपको भी एसईओ करवानी चाहिए अपनी वेबसाइट की। जी, पहले पेज पर आए ज़रा। जी, कौन सी वेबसाइट आ रही है जी पहले नंबर पर? अमेज़ॉन। चलिए जी, मैं अमेज़ॉन से तो हम उसे कंपेयर नहीं करेंगे ना, मगर हम उसको वॉचेज ऑफ अमेरिका कंपेयर करेंगे, हम उसको फॉसिल से भी कंपेयर करेंगे, वॉलमार्ट से भी नहीं करेंगे क्योंकि ये भी शॉपिंग साइट है, लेकिन हम उसको
जेम्स शॉप से भी कंपेयर करेंगे, हम उसको सिटीजन वॉचेस से भी कंपेयर करेंगे। हम उसे कहेंगे भाई ये आपके कंपटीटर्स हैं, तो ये पहले पेज पर पहले 4-5 नंबर पे आ रहे हैं। आप सिर्फ गूगल एड्स पे रिजल्ट में नज़र आते हैं, और गूगल एड के रिजल्ट्स 100% इम्प्रेशंस नहीं देते हैं, जबकि एसईओ के रिजल्ट्स 100% इम्प्रेशंस देते हैं। तो आपको गूगल ऐड के साथ साथ अपनी वेबसाइट की एसईओ भी करानी चाहिए। ये हमारा प्रपोजल है, ये हम आपकी वेबसाइट का ऑडिट करके आपको बता रहे हैं कि कैसे होगा ये सब काम। समझ में आ गई बात के लिए? इस वक्त तक अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको, मैंने सिर्फ आपको बताया कि व्हाट इज़ एसईओ, कि एसईओ है क्या चीज़। अब हम जो एसईओ रिकमेंड कर रहे हैं, बेसिकली वो किसकी एसईओ रिकमेंड कर रहे हैं? वेबसाइट की एसईओ रिकमेंड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगला फेज क्या आ गया अंडरस्टैंडिंग वाला हमारे लिए? वेबसाइट। मेरा ख्याल है कि ये पहला टॉपिक तो आपको समझ में आ गया कि एसईओ क्या है, और एसईओ को अगर हम कंपेयर करें एड्स के साथ तो इनमें डिफरेंस क्या है, ये भी हमें पता लग गया। कोई बंदा ये कहे कि भाई मैं तो ऐड चला रहा हूँ, मुझे एसईओ की क्या ज़रूरत है, या मैंने ऐड चलानी है, मैंने एसईओ नहीं करानी है। सो क्या जस्टिफिकेशन है? ये आज के लेसन में अभी तक मैंने सिर्फ यही डिस्कस किया कि एसईओ करवाने की क्या जस्टिफिकेशन है। अब जिसने एसईओ करनी है, ठीक है, आपको पता लग गया कि एसईओ किसकी हो रही है, किसकी हो रही है? वेबसाइट की एसईओ हो रही है। बस सबसे पहला पॉइंट तो ये है। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आप किसी को एसईओ की सर्विसेज ऑफर करेंगे तो उसकी वेबसाइट होगी, उसकी वेबसाइट लाइव होगी। अब एसईओ करेगा कौन? भाई वेबसाइट तो आपने बनाई नहीं है, आप वेबसाइट पे काम भी नहीं करना जानते, लेकिन एसईओ किसकी है? वेबसाइट की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले क्या सीखना है? वेबसाइट को अंडरस्टैंड करना है, डेवलप करना नहीं सीखना। ये ज़हन में रखना है। यानी हम लोग एसईओ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेब डेवलपर हैं। वेब डेवलपर एसईओ एक्सपर्ट नहीं होते। वेब डेवलपर ही होते हैं। यानी उनका रोल क्या होता है? सिर्फ वेबसाइट्स बनाना, बस, इससे ज़्यादा उनका कोई रोल नहीं है। लेकिन जो एसईओ का बनता है उसका क्या रोल है? उसे अंडरस्टैंड करना है कि ये जो वेबसाइट बनी हुई है इसमें अगर मुझे कुछ चेंजेस करनी होंगी तो मैं कैसे करूँगा। चेंजेस करने का मतलब कभी भी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है, ठीक है ना? चेंजेस करने का मतलब क्या है? चेंजेस करने का मतलब ये है कि भाई कुछ चीज़ें जो गूगल फ्रेंडली तरीके से नहीं लगी हुई उन्हें हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। डिज़ाइन नहीं करना वेबसाइट का लेआउट भी चेंज नहीं करना, बल्कि बनी हुई वेबसाइट के ऊपर कुछ चीज़ें अप्लाई करनी है, वो वाली चीज़ें अप्लाई करनी है जो गूगल कह रहा है। जैसे आप इस कॉलेज में बैठे हो कोर्स के लिए, ठीक है, सो जब आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो आपको पीक सोल्यूशन के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। तो आप में से जो पीक सोल्यूशन के स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करेगा, क्या उसे सर्टिफिकेट मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है उसको रैंकिंग तो नहीं मिलने वाली पीक सोल्यूशन से। इसी तरह अगर हम गूगल पर अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं तो हमें गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, हमें गूगल के एल्गोरिदम्स को फॉलो करना है। तो फिर हमें समझ में आएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि हाँ भाई अब हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है। सो अगर हम ये कहेंगे नहीं भाई हमारी वेबसाइट बहुत खूबसूरत है, हमें अच्छी लगती है, ये ऐसे ही होगी, और हम गूगल को के स्टैंडर्ड्स की टेक केयर नहीं करते, उसे अडॉप्ट नहीं करते, तो इसका मतलब कि हम गूगल पे रैंक भी नहीं करेंगे। यानी ये एसईओ बेसिकली क्या चीज़ है? गूगल के कुछ बनाए हुए स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने सीखने हैं और उनको हमने वेबसाइट पर अप्लाई कर देना है। गूगल के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स को हम वेबसाइट पे लेकर आएंगे। अब जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें ज़रूरत है वेबसाइट को अंडरस्टैंड करने की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसईओ से भी पहले जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि भाई ये वेबसाइट होती क्या है, इसमें कैसे चेंजेस करनी है, इसको चेंजेस करने के कितने मोड हैं, वेबसाइट्स कितनी तरह की होती हैं। ये वो कंसर्न है जहाँ से हमने अपने इस कोर्स को स्टार्ट करना है। तो सबको समझ में आ गया होगा कि हमने अपने कोर्स को कहाँ से स्टार्ट करना है? वेबसाइट एडिट से। ये ज़हन में रखना है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग से नहीं। ये ना समझिएगा, किसी भी स्टेज पर आपने ये नहीं समझना कि हमारा कोर्स वेब डेवलपमेंट का कोर्स है
वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स है, हमें ये वेबसाइट को समझना पड़ रहा है। क्यों समझना पड़ रहा है भाई, ये देखते हैं ज़रा। जी एक वेबसाइट ऊपर आ गई है, ठीक है, तो मैंने क्लिक कर दिया। अब ये वेबसाइट खुल गई। आप हैं एसईओ एक्सपर्ट, मगर आप वेब डेवलपर नहीं हैं। ऐसे ही है ना भाई, आप वेब डेवलपर तो नहीं है, आप में से शायद कोई भी वेब डेवलपर नहीं है, एसईओ एक्सपर्ट है आप। आपको ये प्रोजेक्ट मिलता है कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, इसको रैंक कर दो। इसको आपने सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर पहले सफ़े में अमंग 5 पोजीशन मुझे लाकर दिखाना है, तो मैं आपको इसका पे करूँगा। अब आप कह रहे हैं कि भाई ये वेबसाइट पे तो मैंने कभी काम ही नहीं किया, एसईओ मुझे सारी आती है। छोटा कर दें इसको। अब हमें सबसे पहले ये सीखना है कि अगर मुझे इस पूरी वेबसाइट पे कुछ चेंजेस करनी है, ऐसी चेंजेस करनी है जिसमें क्लाइंट मुझे ये ना कहे कि भाई ये किया आपने, मेरी वेबसाइट ख़राब कर दी है, वो मैंने खुद इस तरह की बनवाई थी, आपने तो सारा उसका नक्शा ही चेंज कर दिया। ये नहीं चेंज करना। हमने वो चीज़ें उस पर अप्लाई करनी है जो गूगल ने कही थी कि वेबसाइट पे होनी चाहिए, मगर वो वेबसाइट पे मौजूद नहीं है। वो कौन सी चीज़ें हैं वो हमने पढ़नी है, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि वो चीज़ें अप्लाई करने के लिए हमें इस वेबसाइट की एडिटिंग को समझना है कि भाई कैसे अप्लाई करनी है। सपोज कर लें ये एक इमेज है, इमेज फॉर्मेट्स होते हैं ना, सबको पता है, मेरा ख्याल है ये बात तो सबको ही पता होगा। इमेज फॉर्मेट्स कौन से होते हैं? इमेज फॉर्मेट्स तस्वीरें होती हैं भाई, किस किस फॉर्मेट में सेव हुई होती हैं? जेपीजी और बोले और पीएनजी। सबको पता है कि बस मुझे और इनको ही पता है, हाँ? बाकी लोगों को भी पता है। इमेजेस के फॉर्मेट्स होते हैं ना, जेपीजी, जेफ, पीएनजी, और भी बहुत सारे। मिसाल के तौर पर इसका जो फॉर्मेट है ना, वो गूगल कहता है कि ये वो फॉर्मेट नहीं है जो गूगल फ्रेंडली है। इस तरह के तो बहुत सारे इमेजेस होंगे इस वेबसाइट पर। तो मुझे क्या करना है? इसके फॉर्मेट को चेंज करना है। लेकिन मैं इसके फॉर्मेट को चेंज करते हुए ये कहीं नहीं कर रहा, तस्वीर भी नहीं चेंज कर रहा, उसका साइज़ भी नहीं चेंज कर रहा, सब कुछ इसी तरह ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट चेंज होगा। जैसे ही फॉर्मेट चेंज होगा वो गूगल फ्रेंडली हो जाएगा, तो गूगल टिक कर देगा कि भाई आपने मेरा एक स्टैंडर्ड पूरा कर लिया। तो अब ये इमेज रिप्लेस होना है कि नहीं होना? इस इमेज ने इसी इमेज के साथ रिप्लेस होना है फॉर्मेट चेंज होने के बाद। कैसे रिप्लेस होना है? रिप्लेसमेंट तो वेबसाइट पे होनी है जाके सारी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वेबसाइट में कुछ चेंजेस करनी आनी चाहिए। ऊपर आए ज़रा, यहाँ से शुरू हो रही है ये वेबसाइट, ऐसे ही है ना? यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। मेरा ख्याल है कि नाम से आपको पता लग रहा है कि ये कोई सर्च टर्म है, ऐसे ही है। और सर्च टर्म को हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? ये कीवर्ड है, ऐसे ही है। लेकिन जब ये वेबसाइट मेरे पास आई थी तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग। आपको लगता है ये कीवर्ड है? कीवर्ड तो नहीं है ये तो जस्ट वेलकम कर रही है कंपनी अपने नाम से। मगर ये जो है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये भी मैंने टाइप किया है, तो आपने देखा इस टाइप करने की वजह ही तो ये ऊपर आई है। तो इस कीवर्ड को मैंने रिपीट किया हुआ है अपनी वेबसाइट के अंदर कई जगहों पे, ऐसे ही है। ये अब हम सीखने वाले हैं। जहाँ लिखा हुआ था ना वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग, उसे मैंने चेंज किया है। तो ये चेंज कैसे करना है ये हमने सीखना है। यानी एक चेंज क्या आ गई? इमेज की। एक चेंज क्या आ गई? टेक्स्ट की। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसे भी होंगे जो लिंक्स बने होंगे। देखते हैं कि लिंक्स आ रहे हैं नजर। ये हाइपर लिंक्स बनाना, ये भी हमें समझना पड़ेगा भाई ये हाइपर लिंक्स बनते कैसे हैं और रिमूव कैसे होते हैं। ये वो एडिटिंग है जो हमें समझनी है। समझ में आया? स्टिल इंट्रोडक्शन भाई, कुछ नहीं कर रहे हम आज। हमने कोई एक चीज़ भी अप्लाई नहीं की है। आज हम सिर्फ साइंस समझ रहे हैं, इसकी साइंस क्या है। उसके बाद वेबसाइट बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं भाई। जो वेब डेवलपर्स हैं वो मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट्स बनाते हैं।
बेसिकली वो दो तरह की वेबसाइट्स बनाते हैं। जी, कोडिंग वाली वेबसाइट्स और CMS टाइप वेबसाइट्स। CMS स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CMS का क्या मतलब होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। पावर पॉइंट यूज करते हैं ना, यूज कर रहे हो तो कितना इजी होता है उसे यूज करना। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता हो, एक्सेल आता हो, तो मेरा ख्याल है पावर पॉइंट तो आपको सीखना ही नहीं पड़ता, खुद ही आ जाता है ना। उसी तरह की चीज़ें ही होती हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, टेक्स्ट बॉक्स लगा लो, तस्वीरें ले आओ, ऑडियोज ऐड कर लो, वीडियोस लगा लो, यही होता है। और तो कोई खास चीज़ नहीं होती, टेम्पलेट चेंज कर लो। भाई ये जो CMS की वेबसाइट्स होती है, ये बनी बनाई वेबसाइट होती है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप ही होती है। इसमें थीम्स भी बने होते हैं, टेम्पलेट्स भी बनी होती हैं, हम चूज़ कर लेते हैं। ये CMS है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? वर्डप्रेस। इसकी एग्जांपल क्या है? शॉपिफाई। इसकी एग्जांपल क्या है? विक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जितने भी हैं ये सब CMS मॉडल्स हैं। दूसरी तरह की वेबसाइट कौन सी है? कोडिंग वाली वेबसाइट है, जो सिर्फ HTML में बनी होगी तो ज़रा वीक होगी, लेकिन अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनी होगी साथ में तो स्ट्रांग हो जाएगी। जो सबसे स्ट्रांग लैंग्वेज जो है वो PHP है, जो हमसे कोई लेना देना नहीं है भाई। लैंग्वेज का हमसे कोई लेना देना नहीं है, CMS का भी हमसे कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जिस वेबसाइट की आप SEO करने वाले हैं, भाई वो वेबसाइट है कौन सी। CMS, क्योंकि पहले तो ये पता होना चाहिए ना, आपने उसको चेंजेस करनी है तो इंटरफेस तो बदल जाएंगे। क्या वो कोडिंग की वेबसाइट है कि क्या वो CMS की वेबसाइट है? CMS का मतलब वर्डप्रेस में बनी हुई है, शॉपिफाई में बनी हुई है। सबसे पॉपुलर CMS वर्डप्रेस है सबसे ज़्यादा। उसकी वजह क्या है कि वो चीप रेट्स पे मिल जाता है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद शॉपिफाई आ जाता है, मगर शॉपिफाई सिलेक्टेड टाइप का CMS है, यानी अगर आपकी शॉपिंग वेबसाइट है तो वो उस पर इफेक्टिव है, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट पे वो इफेक्टिव नहीं होगा, फ़ायदा ही कुछ नहीं होगा, वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी वो वाली वेबसाइट। चलिए एक छोटी सी बात करते हैं एंड पे। मैंने लिखा ऑफ पॉपुलर CMS टाइप वेबसाइट्स। जी, ये गूगल का नया फीचर है। अभी आगे जाकर आपको बताएंगे कि गूगल क्या क्या कर रहा है, क्या क्या आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। गूगल कौन सा इंटरफेस इंट्रोड्यूस करवाने वाला है, जो कि पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस होगा। अभी तक तो हम सर्च पे काम कर रहे हैं ना, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्या आगे क्या हो रहा है? आगे चैट बॉट्स वाला सीन आने वाला है। क्या आने वाला है उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तक उसने जो चीज़ लॉन्च की हुई है वो क्या हुआ है? AI ओवरव्यू। सो आपकी क्यूरी के मुताबिक वो आपको एक जवाब निकाल कर दे रहा है। निकाल दिया उसने, जवाब निकाल कर दे दिया। कहता है पॉपुलर CMS कौन सा है जी? वर्डप्रेस, जूमला, ड्रुपल, शॉपिफाई, विक्स एंड स्क्वेयर स्पेस। हाँ भाई, शॉपिफाई तो किधर है? शॉपिफाई है लिस्ट में। वर्डप्रेस, जुमला, शॉपिफाई, ठीक हो। ये अब आपको पता लगे ये कौन से, ये सारे CMS हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं सर्च करने लगा हूँ, ये मैं सर्च कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं, सबको पता लग गया। देखें, आप अगर SEO एक्सपर्ट हैं और आपको कुछ सर्च करना नहीं आता, तो इसका तो मतलब है कि आप SEO एक्सपर्ट ही नहीं है, क्योंकि SEO एक्सपर्ट का जो सबसे पहला काम ही सर्चिंग है। तो आप हर चीज़ को सर्च करके देख सकते हैं गूगल से। और अगर आपको गूगल से तसल्ली नहीं होती है तो चैट बॉट्स यूज़ कर लें, चाहे गूगल का चैट बॉट यूज़ करें, चाहे चैट GPT यूज़ करें। वहाँ पर और अच्छे तरीके से आपको वो डिटेल्स बताएगा। नो डाउट लेटेस्ट नहीं देगा फ्री में, पुरानी देगा, कम से कम 1 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। गूगल पे ऐसा नहीं होगा। टूल्स, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? एनी टाइम। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? भाई कहाँ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कब तक की, कितनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। चैट बॉट्स में ये ऑप्शन नहीं है, पेड में आएगी। पेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। जो फ्री चैट बॉट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं,
फ्री वर्जन जो यूज़ करते हैं वो तकरीबन हमें 1 साल पुराना डाटा ही दे रहे होते हैं, अपडेटेड डाटा नहीं देते। आगे ये लीजिए, अब ये लिस्ट आ गई, ये क्लिक करें, 3 डेज अगो इससे कनाई है, बस देख लें आ गया। वो डाटा पड़ा हुआ है भाई इधर, जितना मर्जी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। अगली क्यूरी क्या करनी है मुझे, अब मैं एसईओ का एक्सपर्ट हूँ भाई, मैंने 3-4 क्लाइंट्स फाइट किए, मुझे उनकी वेबसाइट्स का भी पता लग गया, मुझे उनकी वेबसाइट की वीकनेसेस का भी पता लग गया कि भाई इनकी एसईओ नहीं हुई, इनकी एसईओ होनी है। तो मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना है भाई, सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है कि इनकी वेबसाइट बनी किस में हुई है। क्या ख्याल है, चेंज करने के लिए अगर मैंने वेबसाइट चेंजेस करनी है तो जब तक मैं एसईओ अप्लाई करने के लिए वेबसाइट देगा ना मुझे अपनी, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि उसकी वेबसाइट किस में बनी हुई है, CMS में के कोडिंग में। cmsdit.com ये एक वेबसाइट है, ये क्या करेगी, नाम से बता रहा है भाई क्या करना है इसने, डिटेक्ट करके बता देगी कि ये वेबसाइट CMS है कि नहीं है। तो जो वेबसाइट CMS नहीं होगी इसका क्या मतलब हुआ कि वो वेबसाइट कौन सी है, कोडिंग की वेबसाइट है, सादी सी बात है। जिसको कहेगा ये CMS है वो CMS है, और जिसको कहेगा ये CMS नहीं है वो कोडिंग है। मतलब इसमें कोई इतना खास हार्ड फार्मूला नहीं है कि कैसे समझ में आना है हमें इसका। सो मैंने ये लिखा जी cmsdetect.com, सबसे पहले ये वाली वेबसाइट यूज़ करते हैं और इसको यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देते हैं। लो इस पर क्लिक किया हमने, क्या हो गया भाई, तो सीन चल रहा है कि स्वाद चल रहा है जी। मैंने लिखा वेबसाइट का नाम, मैसेज क्या आया, वी डिड नॉट रिकग्नाइज द CMS, मतलब ये वाली वेबसाइट CMS में नहीं बनी। तो कंफर्म हो गया कि ये वेबसाइट किस में बनी हुई है, कोडिंग में बनी हुई है। हम SEO के लिए कोडिंग को ही समझने वाले हैं। अगर हमें कोडिंग समझ में आ गई हम CMS में भी काम कर लेंगे, लेकिन अगर हमें सिर्फ CMS की समझ आएगी तो हम कोडिंग में कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, अब जरा कोई और वेबसाइट लेते हैं जो कि पीक सॉल्यूशंस की ले ले। कहाँ है जी सॉल्यूशन की वेबसाइट, ये देखते हैं भाई इसका URL कहाँ है। कॉपी हो गया लिंक, कोर्सेज वाला पेज हुआ बेशक, कोई बात नहीं, हम उसी पेज पे वापस आते हैं और डिटेक्ट कर लेते हैं। ये पॉपअप आ रहा है, इसे बंद कर दें। जी, सॉल्यूशन इज बिल्ट यूजिंग WooCommerce, नीचे आइए ज़रा, अभी ये खुल रहा है पेज पूरा और इसकी पूरी डिटेल आने वाली है। WooCommerce भी जो है इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ CMS। शेफ पॉइंट को देख लेते हैं, ये कौन सी है। नेट स्लो हुआ है, जी बता रहा है वर्डप्रेस में बनी हुई है ये वाली वेबसाइट आपकी। तो हमें ये भी पता लग गया कि हमने डिटेक्ट कैसे करना है कि कौन सी वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। हमें इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को अंडरस्टैंड करना है, और जब हम कोडिंग को पढ़ेंगे तो बहुत थोड़ा सी एफर्ट हमें लगेगी CMS को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि बैक एंड पर अगर हमारी एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है, बैक एंड पे उसके भी कोडिंग है,
और अगर कोडिंग की वेबसाइट है, वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो इट सेल्फ PHP डेवलप्ड है, क्योंकि उसकी जब आप कोडिंग को देखोगे सारी PHP की कोडिंग होगी। तो अगर मैं किसी से PHP में वेबसाइट बनवाऊंगा तो वो भी कोडिंग में होगी। अगला लेक्चर हम शुरू करेंगे कि CMS वर्सेस कोडिंग, इन दोनों वेबसाइट्स में से बेहतर वेबसाइट कौन सी होती है, और फिर हम HTML एडिटिंग से अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। ये देखें रिजल्ट्स आ गए। मोस्टली पार्ट किस में बना हुआ है जी? वर्डप्रेस में। 13% पार्ट किस में बना हुआ है? ये सारे के सारे CMS हैं छोटे छोटे। सो अब आपको पता लग गया कि CMS की वेबसाइट 100% किसी भी एक CMS से नहीं बनी होती। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो वेबसाइट ज़रा चेक करें शॉपिफाई की होती है वो कैसी होती है। तो मैंने एक वेबसाइट खोली है डमास्कस किंग्स, ये शॉपिफाई की वेबसाइट है, ठीक है। इसको ज़रा वहाँ पर पेस्ट करें और देखें क्या रिजल्ट्स आते हैं। जी क्या लिखा हुआ है? शॉपिफाई। जरा देखें, स्वाय इसके ऊपर शॉपिफाई लिखा हुआ है, नीचे वाले रिजल्ट्स बिल्कुल वही आए हैं जो कि एक वर्ड्स की वेबसाइट पे थे। यानी उसमें भी तकरीबन इतना ही पोर्शन वर्डप्रेस का शो कर रहा था और इतना ही पोर्शन तकरीबन शॉपिफाई का शो कर रहा था, जो कि प्योरली वर्डप्रेस की वेबसाइट थी। सो अब आपको क्या समझ में आया मेरी इस बात से कि शॉपिफाई को इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि वो वर्डप्रेस ही है, और वर्डप्रेस को थोड़ा सा उन्होंने पॉलिश किया हुआ है और उसका नाम रख दिया हुआ है शॉपिफाई। उन्होंने पूरे का पूरा थीम खरीद के उसकी ऑनरशिप अपने नाम ली हुई है एक्चुअली, और उसको बेहतर भी किया हुआ है। वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे काम हमें करने पड़ते हैं, शॉपिफाई में वो बिल्ट इन होते हैं, तो उन्होंने उसके अंदर वो सब चीज़ें ऐड कर दी हैं, लेकिन टेम्पलेट कौन सी है? वो वर्डप्रेस ही है। प्लगइन, मोस्टली प्लगइन कौन सा है? मतलब एक शॉपिफाई की वेबसाइट भी वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट ही होती है, और एक वर्डप्रेस की वेबसाइट भी वर्डप्रेस की वेबसाइट।